आज 5-6 कहानियों पर बात करेंगे। सच्ची मुच्ची की कहानियाँ, मतलब खबर है, कहानी के अंदाज में बताएंगे ताकि याद रहे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं? नहीं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान में भी नहीं रहते हैं। जिस देश में रहते हैं वहाँ पर मुसलमानों का एक कट्टर संगठन पैदा हो गया है। ये संगठन पहले ISIS जैसे आतंकवादी संगठन का सपोर्ट कर चुका है। अब इसको ख़त्म करने के लिए वो इस्लामिक देश क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है वैसे शांतिपूर्ण ढंग से UN, वहाँ पे क्या कांड हो रहे हैं और उनको कैसे छिपाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। बात इसके बारे में भी करेंगे कि पुतिन के पास कितना पैसा है और क्या आरोप है, वो छिपा कैसे रहे हैं इस पैसे को, एक ईमेल के ग्रुप से कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे इजराइल के बारे में, क्योंकि वहाँ फिर से चुनाव की नौबत आ गई है। तो कौन जीतेगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि जो पिछली बार बेमेल सा गठजोड़ हुआ था जिसमें अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट एक साथ हो गए थे, मतलब आप ऐसे सोचो उदाहरण के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर सरकार बना ले तो कैसा हो। बस वैसा ही कुछ इजराइल में हुआ था पर फेल हो गया। इन सब के बारे में बात करेंगे। खेल शुरू होगा इजराइल से, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की इस देश में बड़ी दिलचस्पी होती है। कल मैं एक चर्चित नेताजी से बात कर रहा था, बड़े उत्साह से कह रहे थे हमारा बड़ा मन है इजराइल जाने का, क्योंकि इजराइल ने जो किया है अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लिए, वो हम सब के लिए सबक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का दुनियादारी। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं कुकू FM। ये एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है। आप ललन टॉप के व्यूअर हो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टंग ट्विस्टर है, सब्सक्रिप्शन, ये विश्वेश्वरैया मोमेंट हो गया। अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। आपको कोड डालना होगा LT50। अब LT50 से वापस दूसरे अंक पर आते हैं, अंक जिसका नाम है 20 जून तारीख है। इस तारीख को क्या हुआ? इजराइल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने संसद भंग करने का ऐलान किया। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, नफ्ताली नहीं कोई और, उनके विदेश मंत्री रहेंगे। क्यों रहेंगे, ये खुलासा अभी आगे होगा। ये सरकार के जाने की बैकग्राउंड क्या है वो समझिए। 2021 की बात है। 2 जून को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सांसों की उठापटक चल रही थी। पोएटिक हो गया। दरअसल उस रोज रात के 12 बजे तक इजराइल की राजनीति का मुकद्दर तय होना था। तय ये होना था कि इजराइल को स्थायी सरकार मिलेगी या 2 बरस के भीतर 5वीं बार आम चुनाव होंगे। इसके पीछे वजह क्या है? इजराइल की जो संसद है उसका नाम है क्नेसेट। इसमें 120 मेंबर होते हैं। जिसको सरकार बनानी है उसको 61 मेंबर चाहिए। अब आप देखिए इजराइल के बनने से लेके अब तक, यानी 1948 से अब तक किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। यानी वहां पर जब भी बनी है गठबंधन की ही सरकार बनी है। अभी तक प्रधानमंत्री कौन थे लंबे समय से? बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन नेतन्याहू की पार्टी को इस चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में ये देखा जा रहा था कि क्या विपक्षी 2009 से जो नेतन्याहू की सरकार चली आ रही है उसको खत्म कर पाएंगे। खत्म करने में एक पेच और था। इजराइल में ये नियम है कि यदि कोई गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब नहीं होता है तो अगला चुनाव होने तक जो पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्री वही काम करते रहेंगे। इसी वजह से पिछले कुछ चुनाव से नेतन्याहू के गठबंधन को भले ही पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, लेकिन और कोई सरकार नहीं बना पा रहा था, तो वो कार्यवाहक PM बने हुए थे। और कब से बने हुए थे कार्यवाहक? 2019 से। अभी आपने सुना ना कितने चुनाव हो चुके थे। इस साल 2019 में 2 बार आम चुनाव कराए गए थे। ना तो नेतन्याहू के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, ना ही विपक्षी जरूरी आंकड़ा जुटा पाए, तो वो सत्ता में बने हुए थे। लेकिन 2021 में ये मंजर फाइनली बदल गया। और इसके लिए वो जो मैंने अभी आपको 12 बजे का गजर बताया, क्या हुआ? मार्च 2020 में चुनाव हुए। नेतन्याहू का गठबंधन कितनी सीटों पर पहुंचा? उसकी सीटें थी कुछ कम। ऐसे में उसने विपक्षी नेता बेनी गेंज से हाथ मिलाया। ये दोनों भी बड़े विरोधी थे। समझौता हुआ कि नेतन्याहू और बेनी गेंज मिलकर सरकार चलाएंगे। रोटेशन के आधार पर दोनों के पास PM की कुर्सी जाएगी। सरकार चलनी शुरू हुई। नेतन्याहू फिर से PM बन गए। लेकिन इसके बाद सहमति नहीं हुई, क्योंकि नेतन्याहू के विपक्षियों का आरोप है कि सुर बदल गए।
उन्होंने सहयोगी पार्टियों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। नाराज बेनी गेंज ने समर्थन वापस खींच लिया। इसके बाद नेतन्याहू का बहुमत चला गया और 2 साल में चौथी दफा चुनाव का रास्ता साफ हो गया। मार्च 2021 में फिर से चुनाव हुए, नतीजे आए तो वैसी ही कहानी। बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है। सरकार बनाने के लिए 28 दिन का वक्त मिला पर वो नाकाम रहे। फिर बारी आई येश अतिद पार्टी के याया लापिड की। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अब यही मुख्य जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो होने वाले हैं, याया लापिड। इनकी पार्टी का नाम है येश अतिद। तो एक तो लिकुड पार्टी है बेंजामिन नेतन्याहू की और दूसरी प्रमुख पार्टी है याया लापिड की, येश अतिद। उनकी पार्टी चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। उन्हें 2 जून का वक्त मिला कि आप इतने समय तक अपना समर्थन हासिल कर लें, यानी बहुमत जुटा लें। याया लापिड की येश अतिद पार्टी और उनके सहयोगियों के पास कुल 51 सीटें थी, यानी उन्हें 120 सदस्यों वाली संसद में 61 सीटें चाहिए थी। 10 सीटें कम थी, 51 सीटें थी उनके गठबंधन के पास। आखिरी में क्या हुआ, उन्हें 2 पार्टियों का समर्थन मिला और इस समर्थन के मिलते ही सब चौकन्ने हो गए। किन 2 पार्टियों का समर्थन मिला ये देखिए। एक थी नफ्ताली बेनेट, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है कल 20 जून को, उनकी पार्टी जिसका नाम था यामीना। और दूसरी पार्टी थी मंसूर अब्बास की यूनाइटेड अरब लिस्ट। अब यूनाइटेड अरब लिस्ट जो पार्टी है वो जो इजराइल की जमीन पर अरब रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, उनकी पार्टी है। और यामीना वहां की सबसे ज्यादा कट्टर राइट विंग पार्टी थी। यामीना ने भी सपोर्ट किया लापिड को और मंसूर अब्बास की यूनाइटेड अरब लिस्ट ने भी किया। तो आप समझिए कि एक सेंटरिस्ट पार्टी है, एक एक्सट्रीम राइट पार्टी है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी है और अब तीनों मिलकर सरकार बना रही है। पर पेच एक और है। यह पेच ऐसा है जैसा एक बार प्रमोद महाजन ने चीन के दौरे पर कहा था। चीन में उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके यहाँ डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, तो उन्होंने कहा बहुत अजीब ढंग से काम करती है। मैं सबसे बड़ी पार्टी का सांसद हूँ, ये 1997 वगैरह की बात है। तो उन्होंने कहा फिर तो आप सरकार चला रहे हैं। बोले नहीं, मैं विपक्ष में हूँ। भाजपा विपक्ष में थी, अटल की 13 दिन की सरकार गिर गई थी। फिर उन्होंने कांग्रेस के सांसद की तरफ इशारा करके कहा कि ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सांसद हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये सरकार चला रहे, बोले नहीं, इनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। और फिर उन्होंने तीसरी पार्टी की तरफ इशारा किया, बोले ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के सपोर्टर हैं, ये भी बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी है यानी जनता दल उस समय हुआ करती थी, उसके एचडी देवेगौड़ा सरकार चला रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ इजराइल में हो रहा था। 3 बहुत वैचारिक रूप से अलग अलग पार्टियां साथ आ गई थी। बेनेट की पार्टी के पास 7 सांसद थे, अब्बास की पार्टी के पास 4 और लापिड के पास 51। पर पीएम कौन बना? बेनेट पीएम बने। यहां पर भी एक फॉर्मूला लगाया गया। इस फॉर्मूले में यह था कि पहले बेनेट बनेंगे पीएम और जब बेनेट का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब लापिड बनेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी एक पेच है। ऊपर से तो दिख रहा था कि हाँ जी सरकार बन गई और जो पहला मकसद था नेतन्याहू को रोकना, उनके नाम के आगे पूर्व लगाना, वो पूरा हो गया। पर गठबंधन की बुनियाद में 2 समस्याएं थी। क्या समस्याएं? पहली, नफ्ताली बेनेट को नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। वो इनफैक्ट 2020 तक नेतन्याहू के साथ सरकार चला चुके थे। मिलिट्री का उनका बैकग्राउंड था। उनकी पार्टी गठबंधन में शामिल सबसे छोटी पार्टियों में थी। इसके बावजूद वो पीएम की कुर्सी पर पहले बैठे थे। समझौता ये था कि अगस्त 2023 तक वो पीएम रहेंगे, फिर बचे कार्यकाल में लापिड को मौका मिलेगा। ऐसे में बेनेट को हमेशा कंप्रोमाइज करके सरकार चलानी थी और इसी वजह से शुरुआत से ही उनकी यामीना पार्टी अंदरूनी विरोध झेल रही थी। यामीना के समर्थक गठबंधन तोड़ने के लिए रैलियां निकाल रहे थे। वो कह रहे थे हम इस गठबंधन में कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरी बात जो थी वो एक कानून और इतिहास से जुड़ी हुई थी। अब ये कानून और इतिहास क्या है? इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पहली बार अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी सत्ता का हिस्सा थी, जो हमने आपको बताया अल अरब पार्टी। जाहिर था कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस पार्टी का, यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी का और यामीना का जो स्टैंड था वो एक दूसरे के खिलाफ था। इसलिए लोग कह रहे थे गठबंधन बेमेल है, कुछ ही महीने तक चलेगा। और वही हुआ। गठबंधन की विविधता उसके चरित्र पर भारी पड़ गई। पार्टियों के बीच सहमति सरकार बनाने तक सीमित रही, लेकिन संसद के अंदर जैसी बिल सामने आने लगे दिक्कत आने लगी। अब इसमें सबसे अहम क्या था? फिलिस्तीन में मिलिट्री कैंपेन चलाने को लेकर सरकार के अंदर विरोध शुरू हो गया। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। इसको लेकर भी सरकार की आलोचना हो रही थी। गठबंधन के बीच तकरार बढ़ने लगी थी। इसके अलावा 2 सांसद पहली पार्टी बदल चुके थे, तो गठबंधन का जो आंकड़ा था वो अब 60 पर रह गया था।
इसके बाद आया 6 जून 2022 का दिन। इस दिन इजराइल की संसद में एक जरूरी बिल लाया गया। ये बिल क्या है? इजराइल ने 1967 के वॉर के बाद वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था। वेस्ट बैंक का 61% हिस्सा इजराइल के कब्जे में है आज की तारीख में। अब इस 61% हिस्से पर इजराइल 2 तरह के कानून चलाता है जो उसके हिस्से में लीगल सिस्टम है उसके हिसाब से। पहला कानून कहलाता है कॉमन मिलिट्री लॉ। ये पूरे वेस्ट बैंक पर, पूरे 61% हिस्से पर लागू होता है। दूसरी व्यवस्था अस्थाई है। ये वेस्ट बैंक में रहने वाले जो इजराइल के नागरिक हैं, यानी सीधे उसके नागरिक हैं, कब्जे में लिए गए नागरिक नहीं हैं, उन पर लागू होती है सिविल लॉ। तो इनको कुछ छूट मिलती है। तो आप ऐसे समझो कि हम एक इलाके में कर्फ्यू लगाते हैं और उसके बाद कहें कि अमुक संप्रदाय के लोगों को या अमुक समुदाय के लोगों को इसमें से छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कर्फ्यू उनके लिए लगभग निष्प्रभावी रहेगा। तो इसको उन्होंने कह दिया सिविलियन लॉ। सिविलियन लॉ इजरायली नागरिकों के लिए और बाकी सबके लिए ये कॉमन लॉ। तो ये जो सिविलियन लॉ है इसको एक टेम्परेरी रिलीफ के तौर पर लाया गया जिसकी 5 साल की वैलिडिटी होती है। पर इजराइल की सरकार क्या करती है, 1967 के बाद से हर 5 साल में इस बिल को आगे बढ़ा देती, मतलब इसकी प्रभावी रहने की अवधि 5 साल और एक्सटेंड कर देती है। 6 जून को इसी बिल को 5 साल और आगे बढ़ाने को लेकर संसद में प्रस्ताव आया। लेकिन अब गठबंधन में अरब पार्टी भी है जिसके सांसदों ने इसके खिलाफ वोट डाला और भी कुछ लोग विरोध में थे और इसके चलते प्रस्ताव गिर गया। अब जो दक्षिणपंथी पार्टियां थी उन्होंने गदर काटनी शुरू कर दी और यह घटना आखिरकार इस गठबंधन सरकार के ताबूत में लगी आखिरी कील साबित हुई। अब यह तय हो चुका था कि सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। 19 जून तक सब धड़े मिलकर मसला सुलझाने की आखिरी कोशिश करते रहे पर बात बनी नहीं। 20 जून की रात 8 बजे तेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याया लापिड, 51 सदस्यों वाले गठबंधन के नेता, दोनों शामिल हुए। कहा हमने बहुत कोशिश की पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अगले हफ्ते इजराइल की संसद में इसे भंग करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा जो अगले 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। गठबंधन अक्टूबर में चुनाव कराने को लेकर सहमत है। संसद भंग होने से लेकर नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक याया लापिड कार्यवाहक पीएम की भूमिका निभाएंगे इजराइल में। नाम याद कर लिए। अब ये जीके का सवाल हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू जिन्हें रोकने के लिए सब हुआ वो सत्ता में वापस आ सकते हैं? जून 2021 में जब 8 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी तब उनका सबसे बड़ा मकसद ही ये था नेतन्याहू को रोको और वो इसमें कामयाब हुए। अब नेतन्याहू मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या हुआ? जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ये मामले अभी चल ही रहे हैं, फैसला नहीं आया है और बेनेट सरकार भ्रष्टाचार के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं ला पाई थी। तो नेतन्याहू पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा है। बेनेट और लापिड अगर संसद भंग करने का ऐलान करते हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और अब जिसका प्रस्ताव आएगा, तो आगे क्या होगा ये बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि जैसे ये प्रस्ताव सामने आया, नेतन्याहू ने क्या किया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि ये सरकार का जो पतन है वो इजराइल के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। अपनी भी पीठ थपथपाई। जाहिर सी बात है उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पर एक पेच है, नेतन्याहू चाहे तो अभी भी पीएम बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बेनेट गठबंधन के कुछ सांसदों को अपने साथ लाना होगा। हमको नहीं पता वहाँ पे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कितनी होती है और अंतरात्मा की आवाज़ कितनी होती है, पर नेतन्याहू कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नेतन्याहू बन जाएंगे कार्यवाहक पीएम। पर फिलहाल तो संसद भंग करने की तैयारी चल रही है। कुर्सी पर सबके अपने अपने दावे हैं। इजराइल में जल्द चुनाव होंगे। एज ऑफ नाउ ये लग रहा है 3 साल के भीतर फिर से चुनाव। कितनी बार? 4-5 बार हो चुके हैं, एक बार और। अक्टूबर में जब चुनाव होंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या परंपरा टूटती है या किसी पार्टी को बहुमत मिलता है या फिर से लिक्विड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है या विरोधियों को एक बार फिर से सफलता मिलती है। इजराइल पर नजर बनी रहेगी। ये आज का बड़ी खबर सेगमेंट था। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सुर्खियों में सबसे पहले हम रुख करेंगे टड़ैंग, पुतिन के पास कितना पैसा है, कैसे पता चला? वहां पर एक संस्था है, द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। इसके अलावा एक न्यूज साइट है मेदुजा। इन्होंने 1 साल की पड़ताल की और फिर बताया, रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 86 ऐसी कंपनियां और एनजीओ हैं जो एक ही डोमेन नेम LLC इन्वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग लोगों के नाम पर दर्ज हैं, डोमेन नेम एक जैसा है। इन कंपनियों के कुछ ईमेल लीक हुए जिनसे पता चला कि भले ही उनके रास्ते अलग हों पर मंजिल एक है। और इस मंजिल का मालिक कौन है? कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।
ये भी कहा गया कि पुतिन की मिल्कियत कैसे स्टैब्लिश हुई, क्योंकि वो लंबे समय से इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेज़ों का एक अखबार है गार्जियन, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत कितनी है? मात्र 35,000 करोड़ रुपए। कितना बड़ा पैसा है, ऐसे मात्र जोड़ दो तो कॉमिक रिलीफ मिल जाता है। जिन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट सामने आई है उनमें ब्लैक सी के किनारे बना एक महल भी है। 2021 में अलेक्सी नवल्नी ने ड्रोन फुटेज के जरिए दावा किया था कि यह महल पुतिन का है। तब पुतिन ने इससे इनकार किया था और कुछ दिनों के बाद एक रूसी ओलिगार्क आर्केडी रोटेनबर्ग ने दावा किया कि महल उनका है। दस्तावेजों के मुताबिक ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नामक कंपनी के नाम पर दर्ज है और कॉम्प्लेक्स की भी एक पापा कंपनी है जिसका नाम है बाइनोम, और बाइनोम के डायरेक्टर के पास एक वक्त तक LLC इन्वेस्ट वाला ईमेल था। आपने देखा, चक्र पूरा हो गया। इस महल के पास एक विशाल बाग भी है। ये बाग पुतिन के 2 करीबियों के NGO के नाम पर दर्ज है और वो दोनों भी यही सेम ईमेल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। कई और महंगी प्रॉपर्टीज में भी पुतिन का लिंक मिला है। गार्जियन कहता है कि LLC इन्वेस्ट कोई आम ईमेल प्रोवाइडर नहीं है, सबको नहीं मिलता। इस डोमेन का मालिकाना हक मास्कोमव्याज नाम की टेलीकॉम कंपनी के नाम पर है और इस कंपनी का संबंध बैंक रूसिया से है और ये बैंक फिलहाल पश्चिमी देशों का प्रतिबंध झेल रही है। US ट्रेजरी की रिपोर्ट के मुताबिक ये रूस के बड़े लोगों के पर्सनल बैंक के तौर पर काम करता है। तो बैंक मालिक है ईमेल वाली कंपनी का, ईमेल मिलता है चुनिंदा लोगों को, जिनको मिला है वो चुनिंदा लोग पुतिन के करीबी हैं। यहाँ से चक्र फिर से पूरा हो गया। व्लादिमीर पुतिन की वहाँ उन्होंने अपनी इमेज कैसी बनाई प्रोपेगेंडा के जरिए कि जी हम तो बहुत सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। किताबों में, कागज़ों में लिखा है कि हमारे पास सिर्फ 2 पुरानी कारें हैं, छोटा सा फ्लैट, एक ट्रेलर और एक गैराज है। पर यही पुतिन जब छुट्टियां मनाने के लिए आलीशान महलों में जाते हैं, यही पुतिन जब महंगी कारों से घूमते हैं, जिसको कह दिया जाता है सुरक्षा कारणों के लिए ज़रूरी है, या उनके करीबियों की बहुत संपत्ति के बारे में पता चलता है, तो उनका ये जो दिखावा है उससे उलट छवि सामने आती है। लोग कहते हैं अगर ईमानदारी से गिनती हो जाए तो रूस में पुतिन से ज़्यादा अमीर आदमी आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब पुतिन क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, सारे खुलासों को झूठ 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 बोल देंगे। अब दूसरा खुलासा सुनते हैं, ये यूनाइटेड नेशन से है, जिसको हम लोग UN बोलते हैं। UN सुन के मन में क्या ख्याल आता है? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया भर के देशों का गार्जियन है, मानवाधिकारों का रक्षक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी UN के बंद दरवाजे में लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता है। 21 जून को BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसका टाइटल है द विसल ब्लोअर्स इनसाइड द UN। इसमें UN के कई स्टाफ की आपबीती दिखाई गई है। इन लोगों ने संगठन के अंदर चल रहे फर्जीवाड़े और यौन शोषण की घटनाओं की शिकायत की थी। कायदे से इन शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर उल्टा शिकायत करने वालों को ही सवालों के घेरे मिला दिया, कई के ऊपर जुर्माना लगा दिया और कुछ को नौकरी से निकाल दिया। सब UN में हुआ। डॉक्यूमेंट्री में पूर्णा सेन नाम की एक महिला का बयान दर्ज है। सुनिए, सेन 2018 में UN में हैरेसमेंट, असॉल्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन डिपार्टमेंट की प्रवक्ता बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने उनसे दुर्व्यवहार और रेप की भी शिकायत की, पर संगठन ने उन्हें चुप करा दिया। सेन ने इन घटनाओं की एक्सटर्नल कमेटी से जांच कराने की मांग भी की। डॉक्यूमेंट्री सामने आने के बाद बयान भी आया UN के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का। बोले कि हमारे ऑफिस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि UN किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। UN को खास लीगल स्टेटस मिला होता है, इसके चलते UN के स्टाफ के ऊपर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता जब तक वो स्टाफ है, उनको इम्यूनिटी मिली है। जब तक वो इम्यूनिटी नहीं हटती, उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब महासचिव महोदय क्या कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। वैसे जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी है, लेकिन अब तक उसने ज़्यादातर मामलों में निराश किया है। तीसरी सुर्खी सुनिए, इसका संबंध एक नीलामी से है। नीलामी किस चीज़ की? नोबेल का जो मेडल होता है नोबेल प्राइज का, उसकी। कौन कर रहा है नीलामी? अब रूस वापस से आएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था 1 बरस पहले रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने। कह रहे हैं कि अब मैं अपना गोल्ड मेडल नीलाम करूंगा। दिमित्री को 2021 में फिलीपींस की मारिया रेसा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था। नीलामी में मुरातोव का मेडल लगभग 800 करोड़ रुपए का बिका है। साधारण स्थिति में अगर सोने के भार के मुताबिक कीमत मिलती तो 8 लाख होती। 8 लाख वर्सेस 800 करोड़। उनके मेडल की नीलामी में जब रकम मिली तो लोगों ने कहा रिकॉर्ड बन गया। और फिर क्या हुआ? पिछला रिकॉर्ड याद किया गया जो 36 करोड़ रुपए का था। यह कब हुआ? 2014 में जेम्स वॉटसन ने अपना नोबेल मेडल नीलाम किया था, तब उन्हें इतनी रकम मिली थी। वॉटसन को 1962 में DNA संरचना की खोज के लिए यह मेडल मिला था।
जहां तक मुरातोव का परिचय है, वो रूस में साबुत बचे अंतिम स्वतंत्र अखबारों में से एक नोवाया गजेटा के संपादक थे। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से रूस की सरकार अपने यहाँ की फ्री मीडिया को कुचलने में लगी थी। स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को विदेशी एजेंट बताकर बंद कर दिया गया। नोवाया गजेटा को भी रूस में अपना काम समेटना पड़ा। हालांकि अप्रैल में इसने लातविया से अपना यूरोपियन एडिशन शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन के इलाके में रहकर पत्रकारिता करना काफी दुष्कर है। जब से पुतिन सत्ता में है, तब से 20 से ज्यादा पत्रकारों का कत्ल हो चुका है। इसमें नोवाया गजेटा के 6 पत्रकार भी शामिल हैं। तो मुरातोव को नीलामी में जो पैसा मिला है, वो अब यूनिसेफ के पास जाएगा। वो इसी अखबार के संपादक हैं। इस पैसे से क्या होगा? यूक्रेन के शरणार्थी बच्चों की मदद की जाएगी। मुरातोव क्रीमिया और यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन की आलोचना करते रहे हैं। इसके लिए उन्हें अपने देश में विरोध भी झेलना पड़ा। अप्रैल में एक ट्रेन में उनके ऊपर लाल स्याही भी फेंकी गई। फिलहाल वो नीलामी के सिलसिले में न्यूयॉर्क में है। आज की चौथी और आखिरी सुर्खी सुन लेते हैं। ये इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया यानी मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर। इसके बावजूद यहाँ की सरकार एक इस्लामी संगठन से परेशान है। इस संगठन का नाम है खिलाफतुल मुस्लिमीन। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मुसलमानों की खिलाफत का संगठन। हम लोग क्या करते हैं, हम में से कई लोग, जब हमें विरोध के पर्यायवाची का इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग कहते हैं नहीं साहब, हमारी तो उनसे खिलाफत है। यह गलत वाक्य है। शब्द विरोध के लिए इस्तेमाल होता है, जो सही वो है मुखालफत। मुखालफत मतलब विरोध, अपोजिशन, कि हमारी हिंदुस्तान की पाकिस्तान से मुखालफत है या चीन से मुखालफत है। खिलाफत जो है वो खलीफा से बना है, और जो पूरा तुर्की और उसके आसपास का साम्राज्य था जहां पर वो खिलाफत आई थी। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो पुराने इस्लामिक साम्राज्य को फिर से लागू कर सकते हैं। इस संगठन को भी ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की जा सकती है और 1000 बरस पुराने नियमों के हिसाब से नागरिकों को चलाया जा सकता है। ये जो संगठन है, ये 2000 के दशक में इंडोनेशिया में एक्टिव हुआ। संगठन की विचारधारा आप ऐसे समझ लो कि 2014 में इसने ISIS को, यानी आतंकवादी संगठन को, अपना समर्थन दिया। यानी ये भी कट्टर संगठन वैसा ही है। खिलाफतुल मुसलमीन में फिलहाल 15,000 से ज्यादा मेंबर हैं। 20,000 से ज्यादा लोग इसे अपना समर्थन देते हैं। इनमें मजदूरों से लेकर टॉप लेवल के अफसर तक शामिल हैं। इनके रिक्रूट्स ऑस्ट्रेलिया तक फैले हैं। सभी सदस्यों के लिए हर महीने चंदा देना अनिवार्य है। संगठन सेल सिस्टम के जरिए नए लोगों की भर्ती करता है। मदरसों और धार्मिक स्कूलों में बच्चों को बरगलाता है। जांच में ऐसे 25 स्कूलों की पहचान हुई है जिनमें बच्चों को 9 साल तक रखा जाता है और धर्मांध बनाया जाता है। इन स्कूलों में संविधान और एजुकेशन सिस्टम भी मान्य नहीं है। अब क्या किया पुलिस ने? पुलिस प्रशासन ने इन स्कूलों पर ताला लगा दिया है और बच्चों को उनके घर वालों के पास वापस भेजा जा रहा है। अब तक संगठन छिपकर काम कर रहा था, लेकिन 1 महीने से इनके सुर बदल गए। 29 मई को इस संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक बाइक रैली निकाली। इसमें उन्होंने इस्लामिक खिलाफत के पक्ष में नारे लगाए। इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। उसने खिलाफतुल मुसलमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रुप के लीडर अब्दुल कादिर बराजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका आतंकी हमलों का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है। इसके अलावा इस आतंकी संगठन के 20 और नेताओं का नाम संदिग्धों की लिस्ट में डाल दिया गया है। उनकी तलाश चल रही है। 16 जून को पुलिस ने ग्रुप से जुड़े 21 बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए। पैसा ही नहीं रहेगा, कहां से चलाओगे? इंडोनेशिया की सरकार अतीत में भी कई कट्टर इस्लामी संगठनों को प्रतिबंधित कर चुकी है। खिलाफतुल मुसलमीन उनके लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। 2024 में देश में चुनाव होने हैं। सरकार नहीं चाहती कि उस समय धार्मिकता का मुद्दा उभरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंडोनेशिया का चरित्र बदलने में देर नहीं लगेगी। कितना कुछ है दुनिया में एक दूसरे से सीखने को। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।